नमस्कार मित्रों, आज 10 जुलाई 2024 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं एक हिंदी बाल कहानी का वाचन। आज एक ऐसी बाल कहानी का वाचन करूंगा, बहुत ही प्रेरणाप्रद और मर्मस्पर्शी है। और उस कहानी का नाम है एक जोड़ी कपड़ा और इसके रचनाकार हैं बाबा भांड, पुणे से। और कहानी के वाचन से पहले मैं कुछ खुशखबरी भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आज मेरे मित्र कहूं या फेसबुक मित्र कहूं, 3 मित्रों का आज जन्मदिन भी है, जिसमें एक है वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार श्रद्धेय कीर्ति राणा जी और युवा शायर बकुल देव जी और युवा कवित्री डॉक्टर नूतन डिमरी गैरोला। तो आप तीनों को बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन मुबारक हो आपको। और बहुत खुशी की बात है कि आज 10 तारीख को जो है मैं इधर कार्यक्रम दे रहा हूं और इधर आपका जन्मदिन भी। बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत बधाइयां। आप खूब बढ़िया सृजन करें, निरोग रहें, मस्त रहें। इस मंच के माध्यम से, दीनदयाल की चौपाल के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। तो आज एक साथी आए हैं, अभी नए हैं, अलकानेश भाई। आगे कुछ नहीं है, लेकिन आगे लग रहा है जैसे मराठी में लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरे साथी आए हैं रामेश्वर प्रसाद सारस्वत, अपने सहारनपुर से डॉक्टर आरपी सारस्वत और रामेश्वरी नादान, हमारी युवा कवित्री। वे प्रणाम आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बढ़िया लग रहा है आप जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा। और अभी बेटे को भी, आपको भी मैं, और श्रीमान जी को, उनको भी, आप तीनों को देखता रहता हूँ फेसबुक में। और आप मतलब बहुत बढ़िया। अभी आपका संस्मरण भी पड़ा रामेश्वरी नादान जी का, जिसमें बेटा जो है अपनी मम्मी की कविता लेके जाता है कॉलेज में, अपने स्कूल में, क्योंकि वहाँ जो स्टाफ है वो भी बहुत मान सम्मान करता है। किसी रचनाकार का इस तरह सम्मान होता है तो बहुत बड़ी बात है। रामेश्वरी नादान जी को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई। और अब मैं इनकी जो है ना बाबा भांड, इनकी कहानी शुरू करने से पहले इनके बारे में थोड़ा संक्षेप में आपको उनका जीवन परिचय आपको बता दूं, इनका व्यक्तित्व और कृतित्व। एक खास बात और बता दूं कि आपसे मुलाकात मेरी हुई थी 2012 में पुणे में आपको मराठी बाल साहित्य पर जो है समग्र बाल साहित्य के ऊपर जो है साहित्य अकादमी दिल्ली का अवार्ड मिला था मराठी भाषा पर। यानी समग्र बाल साहित्य की जो विशेष जो आपने काम किया बाल साहित्य में, उसके ऊपर। और मुझे मिला था राजस्थानी में, और बाल सौरी रेड्डी जी को मिला था हिंदी में। और रस्किन बॉन्ड, बड़े दिग्गज रचनाकार, उनको मिला था अंग्रेजी में। और भी खूब सारे लोग, लगभग 24 भाषाओं के रचनाकारों को, अलग अलग भाषाओं के रचनाकारों को दिल्ली एकेडमी जो 2010 से पुरस्कृत कर रही है, सम्मानित कर रही है। एकेडमी का भी बहुत बहुत आभार। अभी बाल साहित्य को पूरा मान सम्मान मिल रहा है, क्योंकि बाल साहित्य इसका बहुत जरूरी है, मान सम्मान भी और लेखन भी। और लेखन बड़ी जिम्मेदारी का लेखन है। ये मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि बच्चों के लिए लिखना बच्चों का खेल नहीं है। किसी विद्वान की ये उक्ति भी है। वास्तव में बहुत टेढ़ा काम है बच्चों के लिए लिखना, लेकिन बड़े जो राइटर हैं उनको बच्चों के लिए लिखना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, और महादेवी वर्मा ने लिखा, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा, खूब लोगों ने लिखा। तो हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि हम बढ़िया से बढ़िया अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग विधाओं में बच्चों के लिए खूब सारा सृजन करें। खैर, ज्ञान की बात हो गई। अब और काम की बात यह है कि अब बाबा भांड का संक्षिप्त जीवन परिचय। आपका जन्म 28 जुलाई 1949 को बड़जी, तहसील पैठण, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र में हुआ था। आपने अंग्रेजी साहित्य में एमए की पढ़ाई खुद अपनी कमाई से की। 8वीं कक्षा में पढ़ते हुए बाबा भांड को
बालवीर आंदोलन में राष्ट्रपति पदक मिला। 10वीं कक्षा में स्काउट गाइड शिविर के लिए कनाडा, अमेरिका आदि 10 देशों की यात्राएं की। लेखक बनने के इरादे से आपने 6ठी कक्षा से ही, यानी 6 साल की उम्र कितने को दिया, 10-11 साल का बच्चा, तब से आपने लेखन की शुरुआत की। और वर्ष 1975 में पत्नी आशा भाट के सहयोग से धारा और बाद में साकेत प्रकाशन का शुभारंभ किया, जिसमें अब तक सैकड़ों किताबों का आपने प्रकाशन किया। और आपकी किताबें, बाबा भाट की किताबें जो है, आपने अब तक 9 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 4 यात्रा वृत्तांत, 4 ललित गद्य, 5 अनुवाद, 25 संपादन, 15 बाल उपन्यास, 25 बाल कथा संग्रह और 3 एकांकी और दर्जनों नव साक्षरों के लिए किताबें लिखी हैं। इनके अलावा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ पर उपन्यास, बाल कथा, अनुसंधात्मक 35 किताबों का लेखन और संपादन। कुछ वर्षों तक आप अध्यापक भी रहे। वर्ष 2012 में समग्र बाल साहित्य पर आपको केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली का पुणे में आयोजित समारोह में वहां आपको सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। और उस दिन से हमारी मित्रता है। और अब तक आप 75 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं। क्या बात है भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। और अब तक 100 से अधिक किताबें बाबा भाट की प्रकाशित हो चुकी है। और ढेर सारी बधाइयां। आप इसी तरह सृजन करते रहें और हम सबके प्रेरणा स्रोत बने रहें। अब जो साथी लोग जुड़े हैं उनके बारे में मैं बताऊं तो शीतल धुड़िया हमारे पुराने साथी जो है, चक ज्वाला सिंह वाला हनुमानगढ़ भाई आप जुड़े हैं, बहुत बहुत बधाई। और नूतन डिमरी गैरोला जी भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और जन्मदिन की आपको फिर से बधाई। और डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी आपको भी बधाई। और पारसन जैन साहब देवली टोंक से, और ललित शर्मा जी, भाई क्या बात है, आपको ढेर सारी बधाइयां। और हमारे कुंवर साहब हरीश तिवारी जी, जिनका कल जन्मदिन था 9 तारीख को, भाई आपको फिर से बधाई आपको और प्रणाम। खुश रहो, मस्त रहो हरीश तिवारी जी हमारे। और जो वहाँ कुदन सीकर से, राजस्थान से, और हमारा बड़ा नाती यहाँ हमारे पास ही है, मेरे पास है यहाँ हनुमानगढ़ में। और वो अभी एक विद्यालय में पढ़ रहा है और खूब तरक्की कर रहा है। खेल में भी होशियार और पढ़ाई में कुछ कमजोर है, लेकिन होशियार हो जाएगा। खेल में तो कैरम में मुझे हरा देता है, चेस में भी हरा देता है ना। बच्चों को हम प्रोत्साहन दें। और ड्राइंग में भी। और नाती का नाम है, बड़े नाती का नाम है अभिमन्यु तिवारी। और छोटे वाला जो है वो ध्रुवांक, वो इसका भी गुरु है, बड़े भैया का भी गुरु है। खैर बच्चे तो होशियार होने भी चाहिए, बहुत जरूरी है। मैं कहानी शुरू करता हूँ। अब बेटा भी अब आया इसमें दीनदयाल के चौपाल में, भाई स्वागत आपका। इंजीनियर दुष्यंत जोशी का भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं अब कहानी शुरू करने से पहले 1-2 नाम और रह गए। ललित शर्मा जयपुर से है या आसाम से, मुझे जयपुर वाले लग रहे हैं, क्योंकि आसाम वाले भी अक्सर आते हैं, लेकिन वो बाढ़ से घिरे हुए थे इसलिए शायद ना आ पाए हों। ललित शर्मा मुझे जयपुर वाले लग रहे हैं। और भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। और दुष्यंत जोशी कह रहे जय हो प्रधान साहेब, क्या बात। हम एक सीरियल देख रहे हैं अभी, सह परिवार सीरियल देखते हैं, और वो 4था जो वेब सीरीज हमने देखी है पंचायत, गजब। और उसमें रघुवीर यादव जो है वो प्रधान का रोल कर रहे हैं। तो अब दुष्यंत मुझे कह रहे हैं जय हो प्रधान साहेब, क्या। और मैं भी अब जो है दुष्यंत को विकास की उपमा दूं या अभिषेक की उपमा दूं। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। शालिनी खन्ना भाई आपका भी दीनदयाल के चौपाल में आपका भी स्वागत। और अब मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि कहानी थोड़ी सी लंबी है लेकिन है जोरदार, इसलिए मैं सोचता हूँ ज्यादा समय नहीं लगाऊं, अनावश्यक बातें ना करूंगा। है ना। अब आप देखिए बाबा भाट की एक कहानी, और जिसका अनुवाद किया है हिंदी में, मराठी से हिंदी में अनुवाद किया है अरुणा लोखंडे ने। अरुणा लोखंडे जो है बड़ी ऊर्जावान रचनाकार हैं, अच्छे अनुवादक हैं, तो आपने हिंदी में किया है,
गजब। अब आप देखिए, इस कहानी का नाम है एक जोड़ी कपड़ा। पिछले हफ्ते में बारिश का जैसे मुंह फट गया हो, जरा भी थमने का नाम नहीं लेती थी। सब जगह कीचड़ हो चुका था। तारकोल की सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके थे। घर टपकने लगे थे। गीले कपड़े सूखने का नाम नहीं लेते थे। उन कपड़ों से सड़ियल बदबू आ रही थी। लोग बिल्कुल ही ऊब गए थे। बिना रुके बरस रही थी बादली, जैसे नासूर फूटा हो, और वैसे पानी बह रहा था। आज बारिश थोड़ी थम जाएगी, ऐसा सोचते दोपहर में बादल फिर घुमड़ कर आए और रास्ता भूले हुए पथिक की तरह उदम मचाकर बरसने लगे। भाई क्या गजब गजब की उपमा दी है कि दोपहर में बादल फिर उमड़ कर आए और रास्ता भूले हुए पथिक की तरह उदम मचाकर बरसने लगे। छोटा पिंटू गीले कपड़ों में संत तुकाराम छात्रावास के दरवाजे पर खड़ा था। बगल में बस्ता था और बस्ता भी कुछ गीला हुआ था। अब बारिश रुकेगी तब रुकेगी, इसी आशा से वह देर तक खड़ा रहा। आज भी पाठशाला पहुंचने में देर होगी, यह सोचकर उदास हुआ था। इससे भी बढ़कर एक अनजाना डर उसके ठंडे पैरों से लेकर सिर तक चढ़ गया। अगर देर हुई तो पाठशाला के दरवाजे पर खड़े जादव सर का वह कैसे सामना करेगा, इस विचार से वह डर गया। उनका रोबीला चेहरा, बाप रे, बड़ी बड़ी मूंछों वाले जादव सर उसकी आंखों के सामने खड़े थे। कल स्कूल पहुंचने में देर हुई थी, बारिश थम नहीं रही थी, और जब पाठशाला पहुंचा तब 10 मिनट देर हो चुकी थी। जादव सर गेट के पास ही खड़े थे। उन्होंने पिंटू को रोका। क्यों रे पिंटू, आज फिर देर की? उन्होंने डांटते हुए पूछा। बारिश हो रही थी सर। इतने बच्चे आ सकते हैं, तुम अकेले क्या बारिश में पिघल जाते? पिंटू चुप खड़ा था। मास्टर जी ने सब 2-3 बेंत कसकर उसकी पीठ पर मार दिए। पिंटू का बाल मन तड़प उठा। बदन में गीले कपड़े चिपके हुए थे, ऊपर से मास्टर जी ने सजा दी थी। एक ही जोड़ी ड्रेस होने के कारण उसे ऐसे ही गीले कपड़ों में आना पड़ता था। बारिश में कपड़े भीग गए थे और दूसरे कपड़ों की जोड़ी उसके पास थी नहीं। लेकिन यह बात मास्टर जी से कहे कैसे? पिंटू उसी अवस्था में कक्षा में आकर बैठ गया। उसका ध्यान नहीं लग रहा था। आसपास के लड़के सूखे कपड़ों में बैठे हुए थे, वह अकेले ही गीले कपड़ों में था। गीले कपड़ों के कारण बदन पर चकते उभर आए थे। रात में कपड़े सुखाने के लिए डाले तो थे, लेकिन गीले मौसम से कपड़े सूख नहीं रहे थे। कल की घटना को याद करते हुए पिंटू और भी बेचैन हुआ। कल देर से पाठशाला आने के कारण मास्टर जी ने पिटाई की थी और उन्हीं गीले कपड़ों में 8 घंटों तक बैठना पड़ा। आज भी बारिश हो रही है। मन ही मन उसने बारिश को बहुत कोसा। अगर तुम्हें इतना ही बरसना था तो मेरे लिए कपड़ों का बंदोबस्त तो करना था। बारिश को उसने धमकाया। कब तक इस तरह खड़ा रहूंगा? पिंटू ने इधर उधर देखा। संत तुकाराम छात्रावास से उसकी पाठशाला 5 मिनट की दूरी पर थी। दौड़कर जाने पर तो और भी कम समय लगेगा, लेकिन बारिश में कदम रखते ही आधे कपड़े जो पहले गीले हुए थे पूरे गीले हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में कक्षा में बैठना और फिर जादव सर से वास्ता है। इसके पहले पिंटू के लिए कपड़ों की दिक्कत नहीं थी। एक ही जोड़ी ड्रेस पिछले 5 साल से उसके फटने तक पहनता था। पाठशाला शुरू होते पिताजी उसे साइकिल छाप शर्ट और मटमैले रंग की कलफ लगी हुई चड्डी सिलवाते थे। फिर उसे साल भर तक कपड़ों की कोई परवाह नहीं रहती थी। छुट्टी के दिन इतवार को वह कपड़े धोकर सुखाता, फिर 8 दिन कोई चिंता नहीं रहती थी। गांव में एक बात अच्छी थी कि फटे हुए कपड़े भी पहनकर जाओ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। आसपास के लड़के भी फटे कपड़ों में आते थे और लड़कियों के कपड़े भी फटे हुए थे। 7वीं कक्षा तक पिंटू अपने गांव में पढ़ा था, लेकिन इस वर्ष 8वीं कक्षा के लिए उसे इस शहर औरंगाबाद आना पड़ा। औरंगाबाद आने के लिए एक और कारण था।
पिंटू ने 7वीं कक्षा के बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक पाए थे। उसके गांव वाले मास्टर जी ने उसे यहाँ संत तुकाराम छात्रावास में प्रवेश दिलवा दिया था। छात्रावास के पास ही महात्मा फूले हाई स्कूल में उसका दाखिला हुआ था और गांव का पिंटू पहले कुछ दिनों तक तो हड़बड़ाया और झकपक पोशाकों के शहर के इन लड़कों को देखकर झुंझलाता रहता। गांव की कक्षा में 10-12 बच्चे रहते थे और यहाँ 50-60 बच्चों की बड़ी कक्षा थी, सबके सब अनजान। पाठशाला आने के चौथे ही दिन बारिश की शुरुआत हुई। आज 8 दिन होने को आए थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पाठशाला पहुंचने में देरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए पिंटू भीगता हुआ आया था। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ। तीसरे दिन बारिश रुकने तक वह छात्रावास के दरवाजे पर खड़ा रहा। फिर पाठशाला पहुंचा, फिर मार पड़ी। अपने पास तो कपड़े की एक ही जोड़ी है। बारिश अगर ऐसे ही आती रही तो सिर ढंकने के लिए यहाँ तो टाट भी नहीं है, छाता कहाँ से आएगा। पाठशाला में नया होने के कारण वह अपनी परेशानी किसी से कह भी नहीं सकता था। पिंटू ने सोचा अगर कपड़ों की 2 जोड़ियां रहती तो। उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। कपड़े की एक जोड़ी बनाने के लिए पिताजी ने हफ्ते भर की मजदूरी की थी। दूसरी जोड़ी बनवाने का मतलब था 8 दिन की और मेहनत। कपड़ों के लिए इतने पैसे खर्च करना अच्छा नहीं। इस विचार से उसने दूसरी जोड़ी कपड़ों की बात मन से झटक दी। क्या करना है 2 जोड़ी कपड़े, यूं ही फिजूल खर्च। कपड़े मतलब शान की चीज। इससे तो अच्छा है कि कहानियों की 4 किताबें खरीद लूं, उससे नई जानकारी तो मिल जाती है। कपड़ों का एक जोड़ा पहनो तो दूसरा पड़ा ही रहता है। पुस्तकों के साथ ऐसा नहीं होता, एक बार पढ़ ले तो पूरे दिमाग में जाकर बैठ जाती है। फिर वह पुस्तक अलग रख दो तो भी पढ़ा हुआ भुलाया नहीं जा सकता। इस विचार से पिंटू ने अब तक 20-22 पुस्तकें खरीद ली थी। अच्छे से कवर चढ़ाए थे। सुंदर लिखावट में उस पुस्तक का नाम लिखकर नीचे लिखा था, यह पुस्तक पिंटू पवार की धन दौलत है। कपड़ों से भी ज्यादा वह पुस्तकों को संभालता था। पुस्तक हाथ में आने के बाद पूरी होने तक बैठकर मन लगाकर पढ़ता और पढ़ी हुई कहानी जानकारी सारे दोस्तों को सुनाता। इसलिए उसे कपड़ों का खास शौक नहीं था, रुचि नहीं थी, लेकिन पुस्तकों से बहुत प्रेम था, लगन थी। औरंगाबाद आने के बाद पिंटू बहुत खुश था, इसलिए कि उसे संत तुकाराम में बहुत सारी किताबें पढ़ने को मिली और फिर दैनिक समाचार पत्र से दूर दूर की खबरें पढ़ने को मिलती थी, जिससे वह बहुत खुश था। सुदूर गांव में अगर बस नाले में गिर जाती है तो समाचार पत्र वाले लोगों को तुरंत पता कैसे लग जाता है। इस बात से उसे आश्चर्य होता। बिना भूले वह समाचार पढ़ने लगा था। उसे एक तरह का चस्का लग गया था। लेकिन इस बार इसके कारण वह संकट में आ गया था। एक ही कपड़े की जोड़ी सूखती ही नहीं थी। गीले कपड़ों को बदन पर रखकर बैठना मुश्किल होता था। ऐन वक्त पर पाठशाला जाते समय बारिश शुरू होती थी। ऐसे में पाठशाला जाने के लिए निकलना मतलब गीला हो जाना। देर से हुई थी जादव सर से जादव सर से नाश्ता। कल की पिटाई और उससे भी ज्यादा अपमान के कारण पिंटू भीतर से पूरा सहम गया था और गलती के लिए पिटाई का उसे बुरा नहीं लगा। लेकिन बिना गलती मास्टर जी मारते रहे और देर से आने का कारण भी नहीं सुने और सजा दें, यह उसे ठीक नहीं लगा। उसने तय किया कि आज चुपचाप मार नहीं खाऊंगा, मास्टर जी को देर से आने का कारण बताऊंगा। पिंटू ने अपना बस्ता बगल में दबा लिया और पाठशाला की ओर भागा। बारिश रुकी नहीं थी, बल्कि उसने और जोर पकड़ लिया था। हाँफता हुआ वह पाठशाला के अहाते में आया। मास्टर जी सामने खड़े थे। गधा कहीं का, रुक जा यहीं पर। पाठशाला मतलब
क्या मैखाना समझ रखा है? मास्टर जी ऊंचे स्वर में बोले। पिंटू दृढ़ता से थम गया। कुछ सुनाई देता है कि नहीं? अरे पोटे, अपने आप को क्या नवाबजादा समझते हो? कहां से आ रहे हो? तुकाराम छात्रावास से। वाह वाह, मतलब तुम सरकार के दामाद हो। कभी भी आओ, कभी भी जाओ, तुमको पूछने वाला कौन है भाई? सर, लगातार बारिश हो रही थी। अरे उलटकर जवाब देता है। तुम्हें लेने के लिए क्या कार भिजवाता है? मास्टर जी ने छड़ी उठाकर पूछा। 2-3 दिनों से कपड़े बहुत गीले हैं मास्टर जी। और ज्यादा मत बोलना, कहकर उन्होंने पिंटू की पिटाई की। दांतों तले होठ भींचकर पिंटू सहता रहा। आगे क्या किया जाए उसकी समझ में नहीं आ रहा था। कक्षा के भीतर जाने के लिए मन तैयार नहीं था। कुछ देर रुककर वह चलने लगा। कहाँ जाए? गीले कपड़ों के साथ कक्षा में बैठ सकता था, लेकिन मास्टर जी की छड़ी के निशान सालते रहेंगे। दिन भर वह पीड़ा तकलीफ देगी। वह सीधा हेडमास्टर के कमरे में गया। मैं भीतर आऊं सर? क्यों, क्या हुआ? पाठशाला अब आ रहे हो क्या? जी सर, पिछले 3 दिनों से देर से आता हूं और मार खा रहा हूं। मतलब? हेडमास्टर जी ने आश्चर्य से पूछा। इन कपड़ों की वजह से देर होती है सर। तुम क्या बक रहे हो? होश में तो हो? कुछ बुखार उखार तो नहीं है ना? पास आकर उन्होंने पूछा। नहीं सर, मेरी एक मुश्किल है सर। कौन सी मुश्किल? हेडमास्टर जी को पता था कि पिंटू एक स्कॉलर छात्र है। बारिश खुलने तक मैं पाठशाला नहीं आ पाऊंगा। आप मुझे इसकी इजाजत दीजिए। बारिश और पाठशाला न आने का क्या संबंध है भाई? है ये मेरे कपड़े। जब तक बारिश होती रहेगी तब तक ये भीगते रहेंगे और गीले कपड़ों के साथ कक्षा में बैठने से पूरे बदन पर गांठें उभर आती हैं। बारिश खुलने तक रुकता हूँ तो पाठशाला आने में देर होती है, और देरी हुई तो मास्टर जी ने। पिंटू चुप हो गया। हेडमास्टर जी बोले, रुक क्यों गए? आगे बोलो। जादव सर ने पिटाई की, यही ना? जी सर, पिटाई का मुझे गम नहीं है, पर वे कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या? सर, मेरे पास कपड़े का एक ही जोड़ा है। इतना कहकर उसने सिर नीचे झुका लिया। हेडमास्टर ने कुछ सोचा। उन्होंने कहा, पाठशाला की ओर से तुम्हें एक जोड़ी ड्रेस और दी जाएगी। नहीं सर, अगले हफ्ते मुझे वजीफा मिल जाएगा, तब किताबें नए खरीद कर मैं एक और ड्रेस ले लूंगा। हेडमास्टर जी उलझन में पड़ गए। ये लड़का इस तरह क्यों बोल रहा है? उनके मन में कौतूहल था। वे बोले, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। सोचकर अपना निर्णय बता देना। पिंटू कार्यालय से बाहर आया, फिर से भीतर आकर पूछा, सर मुझे छुट्टी मिलेगी ना? हेडमास्टर हंसे। जाओ, कपड़े सूखने के बाद आना। पिंटू बाहर आया। बारिश ने जोर पकड़ रखा था। पिंटू भीगता हुआ संत तुकाराम छात्रावास तक आया। मन ही मन वह बारिश को कोस रहा था। इस हफ्ते मिलने वाला वजीफा कपड़ों के लिए खर्च करने की उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन दूसरा जोड़ा तो खरीदना ही पड़ेगा। पाठशाला की ओर से मुफ्त में मिलने वाले कपड़ों से अपनी कमाई के कपड़े खरीदना उसे अच्छा लगता था, लेकिन इस वजह से कहानियों की किताबें खरीदना नहीं होगा। यह सोचकर उसे बार बार दुख हो रहा था। तो भाई, ये कहानी बाबा भांड, पुणे महाराष्ट्र के राइटर लेखक और इनके अनुवादिका है अरुणा लोखंडे। तो ये कहानी बड़ी मर्मस्पर्शी, और जो साथी लोग जुड़े हैं मैं उनका जिक्र कर दूं। पारसन जैन साहब करें मर्मस्पर्शी कहानी और उतना प्रभावी वाचन। जैसे पिंटू हमारे सामने ही हो। बधाई भांड साहब को भी और आपको भी धन्यवाद। पारसन जैन साहब, यशपाल शर्मा जी बता रहे हैं चित्तौड़ से, प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और शालिनी खन्ना, भाई स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। शीतल दुड़िया जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। रामेश्वरी नादान जी और रामेश्वर प्रसाद सारस्वत, यानी कि सहारनपुर से डॉक्टर R.P. सारस्वत जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। और
बनवारी लाल जी शर्मा भी आप भी जुड़े हैं चूरू से, बड़े दिग्गज शायर हैं, आप जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, लेकिन आपका कोई कमेंट नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत स्वागत है। हमारी बिटिया भी आई है, ऋतु प्रिया, आपको 2015 में केंद्रीय साहित्य अकादमी का उनकी किताब पर अवार्ड भी मिला, सपना संजौती हीरा। भाई बहुत बढ़िया, ऋतु प्रिया को बहुत बहुत बधाई। और यहाँ अभिमन्यु तिवारी जो मेरे यहाँ अपने ननिहाल नानी के रह रहा है, वो यहाँ 6 में पढ़ भी रहा है, वो ऋतु प्रिया का बेटा है। और नरेश महेश्वरी जी भी जुड़े हैं। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत महेश्वरी जी, आप इस कार्यक्रम में जुड़े, बहुत अच्छा लगा। और मैं सोचता हूँ कि कई नाम रह नहीं जाए। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। और श्री प्रकाश जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार। और फिर भी सोचता हूँ कि कोई नाम रह नहीं जाए भाई, है ना, क्यों बाद में पता लगता है अरे ये देखो ये भी नाम था, दिखा क्यों नहीं, है ना, तो ऐसा हो जाता है कई बार। ललित शर्मा जी पधारे हैं और नूतन डिमरी गैरोला जिनका जन्मदिन है आज, भाई आपका फिर से बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी बधाइयां। दुष्यंत जोशी, ऋतु प्रिया करिए वेलकम पापा जी। और इंजीनियर दुष्यंत जोशी बेटा कह रहे जय हो प्रधान साहब। भाई बढ़िया बढ़िया, वो पूरा सीन याद आ गया पंचायत वेद सीरीज का है। और रामेश्वर प्रसाद साहब कह रहे मेरे साथ मेरी पोती सोहा ने भी कहानी तन्मयता से सुनी। भाई हमारी आपकी पोती हमारी पोती, भाई बहुत बहुत स्वागत और ढेर सारी बधाइयां। और अब कल मिलते हैं हिंदी बाल कविताओं के साथ, कल शाम को 5 बजे दीनदयाल की चौपाल में। और आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, आभार, नमस्कार।